बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थानों पर चर्चा करूंगा। आइए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान एवं व्यापार समझौते। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य क्षेत्र यूरोप रहा। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इन युद्धों के कारण बहुत प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर किन्स की अगुवाई में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा में 3 संस्थानों के निर्माण का फैसला लिया गया। आइए उन्हें विस्तार से देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में लड़ा गया से विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ा। जेम्स किन्स अर्थशास्त्री की अगुवाई में विश्व में शांति एवं सामान्य वातावरण की पुनः स्थापना के लिए उपाय ढूंढने के लिए ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर में बैठक हुई। कई देशों ने इस बैठक में भाग लिया जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO। देखिए, जो ये पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक को युद्ध के कारण नष्ट अर्थव्यवस्थाओं, विशेषतः यूरोप के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया, क्योंकि ये जो युद्ध थे इनका मुख्य युद्ध क्षेत्र यूरोप के देश थे। तो इसे यूरोप के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया और बाद में अविकसित देशों के विकास का कार्य भी इसके पास आया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और विनिमय दरों में स्थिरता लाने का दायित्व सौंपा गया। जो विदेशी मुद्रा का विनिमय दर होता है उसमें स्थायित्व लाने का इसे क्या दिया गया, दायित्व प्रदान किया गया। ITO का मुख्य कार्य विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर अधिकार प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुगम बनाना था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संगठन था इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी उस समय, क्योंकि अमेरिका ने इसका विरोध किया था। इसके स्थान पर जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड उस समय की गई थी, जो कि सदस्य देशों द्वारा एक समझौता था, एक साधारण समझौता था। ITO जैसे संगठन के स्थान पर एक व्यवस्था उभर कर आई जिसे जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का नाम दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने इस संगठन का विरोध किया था। विश्व बैंक पुनर्निर्माण एवं विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं। देखिए, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ये क्या कार्य करता है। पुनर्निर्माण एवं विकास का काम, यानी जिन देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई थी उन देशों में पुनर्निर्माण का कार्य करना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को पुनः अच्छे स्थिति में लाने का प्रयास करना इसका कार्य था। और साथ ही साथ अविकसित जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए, उनके विकास के लिए योगदान देने का इसका प्रमुख कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध से प्रभावित यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण एवं विश्व के अविकसित देशों को विकास के कार्य में सहायता प्रदान करना था। इसके अनुसार जितना अधिक इन देशों में निवेश करेंगे, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में और उसमें भी स्वास्थ्य और शिक्षा में, उतना ही अधिक विकासशील देशों में आवश्यक सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाना संभव होगा। ये कहता था
कि सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र जो है उस पर अधिक निवेश करना चाहिए। इससे जो विकासशील देश हैं उनकी सामाजिक आर्थिक गति तीव्र वृद्धि में बदल जाएगी, तेज गति से इनका विकास होगा। अविकसित देशों में निवेश की इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का निर्माण किया गया, जो कि अविकसित देशों में विकास का कार्य देखता था। देखिए, इस प्रकार के 5 संगठन विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। IDA का मुख्य उद्देश्य उन देशों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था जिनकी प्रति व्यक्ति आय नाजुक स्तर से भी नीचे थी। देखिए, रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ऐसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत न्यून थी, बहुत कम थी, ऐसे देशों के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, इसके लिए उन्हें रियायती दर पर लोन दिया जाता था। ऋण को लौटाने की अवधि विश्व बैंक की निर्धारित अवधि से भी कहीं अधिक लंबी थी। यह अवधि बहुत लंबी होती थी, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इस प्रकार की लंबी अवधि के लिए यह लोन प्रदान करता है। ऋण लेने वाले देश के लिए इन ऋणों पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें ब्याज देने की भी कोई आवश्यकता होती है। बिना ब्याज उन्हें लोन प्राप्त होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। देखिए, विश्व के कई देशों ने मिलकर इस कोष की स्थापना की। 2005 तक इसमें 91 देश सदस्य थे। 2005 तक कितने सदस्य थे? 91 देश इसके सदस्य थे। IMF जो 1945 में अस्तित्व में आया, उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके अंदर जो 91 देश हैं वो क्या करते हैं, वो इसमें निश्चित मात्रा में अपने देश का क्या है, इसमें धन जमा करते रहते हैं। मतलब हर देश जो भी सदस्य है वो निश्चित मात्रा में, उसके लिए जो निर्धारित कोटा है उसके अनुसार इस मुद्रा कोष में धन देता रहता है, जमा करता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इससे क्या है, लोन प्राप्त करता है, इससे वह धन प्राप्त कर लेता है। IMF के उद्देश्य एक स्थायी संस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए विस्तार को सुगम बनाना एवं उच्च स्तरीय रोजगार एवं वास्तविक आय में वृद्धि एवं अनुरक्षण में योगदान देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। सदस्य देशों के बीच नियमानुसार विनिमय व्यवस्था के उद्देश्य से विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना, जो इसके सदस्य देश हैं उसके अंदर मुद्रा का विनिमय आसानी से हो सके, उसका परिवर्तन आसानी से हो सके, इसके लिए विनिमय दर में स्थिरता लाने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है। देशों के बीच वर्तमान लेन देनों के संदर्भ में भुगतान की बहुआयामी प्रणाली की स्थापना में सहायता करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, यह एक लघु अवधि संस्था के रूप में कार्य करती है। देखिए, लघु अवधि के यह ऋण प्रदान करने का कार्य करती है अपने सदस्य देशों को। विनिमय दर के नियम के अनुसार समायोजन के लिए तंत्र की रचना करना भी इसका प्रमुख कार्य है। सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के कोष के रूप में कार्य करना, जिसमें से कोई भी देश दूसरे देश की मुद्रा में ऋण ले सकता है। सभी जो सदस्य देश हैं इसके अंदर निश्चित मात्रा में समय समय पर धन जमा करते रहते हैं अपनी मुद्रा में, और जब किसी देश को किसी मुद्रा में, जैसे भारत को मान लीजिए डॉलर में धन की आवश्यकता है, तो वह इससे प्राप्त कर सकता है। विदेशी मुद्रा एवं वर्तमान लेन देनों के ऋणदात्री संस्था के रूप में यह कार्य करती है। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारण करना अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करना, जिससे कि सदस्य देशों में विनिमय दरों में सुव्यवस्थित समायोजन किया जा सके, इसके लिए भी यह कार्य
करती है। अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए तंत्र की व्यवस्था करना भी इसका प्रमुख कार्य है। देखिए 1991 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, जो भारत ने एलपीजी योजना को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो भारत ने अपनाया, उसके लिए आईएमएफ द्वारा इस पर दबाव डाला गया। विश्व व्यापार संगठन WTO एवं प्रमुख समझौते। देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है, इसकी स्थापना 1945 में की जानी थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय एग्रीमेंट किया गया, टैरिफ एंड ट्रेड के संबंध में एग्रीमेंट किया गया उपस्थित देशों के द्वारा। लेकिन बाद में इस संगठन की आवश्यकता महसूस करते हुए इसे स्थापित किया गया। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुविधाजनक बनाना तथा उस समय व्याप्त विभिन्न प्रतिबंध एवं पक्षपात पर काबू पाना था। जो विभिन्न प्रतिबंध लगे हुए थे, जो पक्षपात होता था एक देश की वस्तु से दूसरे देश में, उस पर प्रतिबंध लगाना था, उस पर काबू पाना था। अमेरिका के कड़े विरोध के कारण यह व्यवहार में नहीं आ सका, यह संगठन अस्तित्व में उस समय नहीं आ पाया था। इस विचार को पूर्ण रूप से त्याग देने के स्थान पर जो देश ब्रेटन वुड सम्मेलन में भाग ले रहे थे, उन्होंने विश्व को ऊंचे सीमा शुल्क एवं उस पर लागू अन्य दूसरे प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए शुल्क एवं व्यापार का साधारण समझौता जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT किया। उस समय एक समझौता किया गया जो एक साधारण समझौता था। इसलिए था शुल्क एवं व्यापार से संबंधित, जो टैरिफ एंड ट्रेड से संबंधित था, जिससे जो कर लगा करते थे, जो सीमा शुल्क लगा करते थे, जो प्रतिबंधात्मक रूप से करों को बढ़ा दिया जाता था, उन पर लगाम लगाई जा सके। जो व्यापार पर, किसी देश के व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ऐसी स्थिति को हटाने के लिए यह समझौता किया गया, जिसे हम नाम देते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया और दिसंबर 1994 तक कार्यरत रहा। देखिए यह 1 जनवरी 1948 से 1994 तक यह कार्यरत रहा। GATT में विचार विमर्श के उरुग्वे दौर की प्रमुख उपलब्धियों में से एक, GATT समय समय पर अलग अलग जगह पर विचार विमर्श के लिए एकत्रित करता था अपने सदस्य देशों को। इसी दौरान उरुग्वे दौर, जो कि सबसे लंबा दौर चला, उसके अंदर कुछ फैसले लिए गए। उसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है विभिन्न देशों में स्वतंत्र एवं संतोषजनक व्यापार की प्रोन्नति पर ध्यान देने के लिए एक स्थायी संस्था की स्थापना का निर्णय। इसके अंदर उरुग्वे दौर के अंदर एक स्थायी संस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप GATT को 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन में इसको क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन न केवल वस्तुओं बल्कि सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकार में व्यापार को शासित करता है। देखिए ये केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित नहीं है, यह सेवाओं के व्यापार को भी देखता है तथा बौद्धिक संपदा अधिकार जो हमारे विशेषाधिकार हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इनके संबंध में भी यह क्या करता है? नियम बनाता है। व्यापारिक समस्याओं के समाधान की प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं बहुआयामी व्यापारिक मंच होने के नाते इसका IMF एवं विश्व बैंक के समान वैश्विक स्तर है। देखिए यह व्यापारिक समस्याओं का समाधान भी करता है। देखिए इसको समझते हैं। एक देश के दो व्यापारी हैं, यदि वो आपस में लड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो न्यायालय में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? अदालत में चले जाते हैं
और वहाँ से अपना फैसला करा लेते हैं। लेकिन यह स्थिति यदि एक देश और दूसरे देश के बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्वतंत्र एजेंसी होगी जो उन दोनों के बीच में फैसला करेगी? तो ऐसी स्थिति में जो ये विश्व व्यापार संगठन है यह भूमिका निभाता है। यह उनके बीच में क्या करता है? विवादों को हल करने का कार्य करता है। उनके बीच जो व्यापार से संबंधित विवाद है उन्हें दूर करने के लिए यह एक स्वतंत्र भूमिका अदा करता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। 11 दिसंबर 2005 को इसके 149 सदस्य थे। भारत इस संस्था का भी क्या है? संस्थापक सदस्य है, यानी इसकी स्थापना में भारत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, अब इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए शुल्क एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं में कमी को सुनिश्चित करना। प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है? अलग अलग देशों द्वारा जो व्यापार पर शुल्क लगाए जाते हैं, जो बाधाएं खड़ी कर दी जाती है, उनमें कमी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे कार्य करना जो जीवन स्तर में सुधार लाएं, रोजगार पैदा करें, आय एवं प्रभावी मांग में वृद्धि करें एवं अधिक उत्पादन एवं व्यापार को सुगम बनाएं, ऐसे कार्य करना। टिकाऊ विकास के लिए विश्व संसाधनों के उचित उपयोग को सुगम बनाना, सरल बनाना। एकीकृत, अधिक व्यावहारिक एवं टिकाऊ व्यापार प्रणाली का प्रवर्तन करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य, अब यह कौन कौन से कार्य करता है उन्हें भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए, एक ऐसे वातावरण को बल देना जो इसके सदस्य देशों को अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए WTO के पास आने के लिए प्रोत्साहित करे। किसके पास आए? WTO के पास आए, यानी एक ऐसा माहौल प्रदान कर देना ताकि जो सदस्य देश हैं वो अपने विवाद के हल के लिए इसके पास आएं। अपने व्यापार से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसके निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए इस संस्था के पास आगे आएं। तो इसके लिए माहौल तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। एक सर्वमान्य आचार संहिता बनाना, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना जिसकी सभी पालन करें, सभी पालना करना सुनिश्चित करें, जिससे कि व्यापार की बाधाओं, और किस संदर्भ में? व्यापार की बाधाओं के संबंध में। व्यापार की जो बाधाएं हैं, सीमा शुल्क लगा देना, किसी देश की आने वाली वस्तु को प्रतिबंधित कर देना, इसके संबंध में एक आदर्श आचार संहिता तैयार करना जिसको सभी देश माने, सीमा शुल्क को कम किया जा सके एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में पक्षपात को समाप्त किया जा सके। इसके लिए यह आचार संहिता बनाने का कार्य भी करता है जो सर्वमान्य हो, विवादों को हल करने वाली संस्था के रूप में। और अभी हमने देखा एक देश और दूसरे देश के बीच जब व्यापार में विवाद होता है तो वो किसके पास जाते हैं? विश्व व्यापार संगठन के पास जाकर अपने विवादों को हल करवाने का कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी सदस्य देश अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी नियम एवं कानूनों का पालन करें, और जो अधिनियम बनाए गए हैं इसके द्वारा उनके पूर्ण रूप से पालना हो, इसका ध्यान भी यह संगठन रखता है, उसको भी यह करवाता है। IMF एवं IBRD एवं इससे संबद्ध एजेंसियों से विचार विमर्श करना जिससे कि वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण में श्रेष्ठ समझ और सहयोग का समावेश किया जा सके, अच्छी कुशल लोगों को और अच्छी समझ वाले लोगों को आर्थिक नीति के निर्माण में शामिल किया जा सके, उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसके लिए यह अन्य संगठनों के साथ भी क्या करता रहता है? समय समय पर चर्चा करता रहता है। वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकारों के संबंध में संशोधित समझौते एवं सरकारी घोषणाओं के परिचालन का नियमित पर्यवेक्षण करना भी इसका प्रमुख कार्य है। ये हैं विश्व व्यापार संगठन के कार्य। अब आते हैं विश्व व्यापार संगठन के लाभ। इस संस्था के बनने से क्या क्या लाभ हुए हैं उनको भी देख लेते हैं बच्चों। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा
देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में शांति स्थापित करने का काम कर रहा है कि दो देशों के बीच विवाद खड़ा ना हो एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को सुगम बनाता है। सदस्य देशों के बीच विवादों को आपसी बातचीत से निपटाता है। यह सदस्य देशों को आपस में बातचीत के माध्यम से विवाद सुलटाने पर जोर देता है कि वो आपस में बात करके ही समस्या का समाधान कर लेवे, अन्यथा बाद में इससे हस्तक्षेप करना होता है। नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संबंधों को मधुर एवं संभाव्य बनाते हैं। इसके द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मृदु बनाने और संभाव्य बनाने यानी उन्हें सरल बनाने के लिए कार्य करते हैं। यह प्रणाली श्रेष्ठ शासन को प्रोत्साहित करती है। स्वतंत्र व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। जब व्यापार स्वतंत्र हो जाता है, व्यापार आसानी से चलता है, तब कोई भी देश दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर उनका उपयोग करने का उससे क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है। स्वतंत्र व्यापार के कारण आर्थिक विकास में तीव्रता आई है और इसी स्वतंत्र व्यापार के कारण विश्व के आर्थिक विकास में भी गति प्राप्त हुई है। कई देशों की आर्थिक जो समृद्धि है वो तेज गति से आगे बढ़ी है। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के विकास का व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रखकर प्राथमिकता के आधार पर व्यवहार कर पोषण करने में सहायक होता है। यह विशेष तौर पर विकासशील देशों की अधिक मदद करने का प्रयास करता रहता है। उनके व्यापार से संबंधित मामलों में विशेष ध्यान रखकर प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके कारण उनका पोषण हुआ है, उनमें व्यापार जो है वो बड़ा है। बच्चों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।